तुम नहीं जानती सुहाग रात में क्या होता है। अम्मा ने नहीं बताया। अम्मा ने बताया नहीं शोहर क्या करता है। 16 साल की उम्र में दुल्हन बनी हुई बहुत प्यारी लग रही थी। कहने लगी मुझे सब पता है, आप मेरा घूंघट उठाकर मुझे तोहफा देंगे, फिर दूध पीकर सो जाएंगे। वो मासूमियत से बोली तुम्हें कुछ नहीं मालूम, चलो जल्दी से अपना लहंगा उतारो, मैं बताता हूँ। फिर वो चीखने लगी। मेरी सुहाग रात थी और अभी मुझे कमरे में गए हुए आधा घंटा हुआ था कि ऐसा लगता था कि घर में जितने भी रिश्तेदार मौजूद थे उन सब ने मिलकर मेरे कमरे का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। और उसकी वजह थी मेरी बीवी। उसने ऐसी ऐसी चीखें मारी कि सब लोग मेरे दरवाजे को मिलकर बचा रहे थे और ऐसा लगता था कि अभी दरवाजा टूट जाएगा। और जैसे ही दरवाजा खुला मेरी माँ ने मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा। मैंने लाइट ऑन की और कहा कि ऐसा भी क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि जरा पीछे मुड़ के देखो। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मेरी दुल्हन की वजह से सारा बिस्तर। मेरा नाम सलमान है और मैं शहर में रहता था, यहीं पे काम करता था। साथ मेरा ताल्लुक गांव से था, लेकिन बड़ी मुश्किल से गांव से जान छुड़ा के निकला था। अब शहर में ये पहले पढ़ाई की और जैसे ही पढ़ाई खत्म की तो ये सोच के वापस ना जाना पड़े मैंने इधर ही नौकरी भी कर ली। 6-7 महीने बाद अपने माँ बाप से मिलने चाहता था। मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि उनका सिर्फ मैं एक ही बेटा था और कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनको मेरी हमेशा याद आती रहती थी। उन्होंने मुझे इस शर्त पर शहर जाके पढ़ने और नौकरी करने की इजाजत दी थी कि शादी मैं उनकी मर्जी से करूंगा और गांव में ही करूंगा। लेकिन अब मुझे इस शर्त पे अमल करते तकलीफ हो रही थी कि जब मुझे गांव की लड़की से शादी करनी है तो फिर मैंने इतनी मेहनत क्यों की। लेकिन इस दफा माँ ने मुझे अपनी बातों में लगा ही लिया। उन्होंने मुझे ये कहकर बुलाया कि हालत बहुत बुरी है, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहूंगी, इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश है और तू वो ख्वाहिश कबूल कर ले और अपनी खाला की बेटी खदीजा से शादी कर ले। माँ की आवाज में ऐसा दर्द और कमजोरी थी कि मेरा दिल कांप गया। मैं माँ के सामने कभी इनकार नहीं कर सका। वो जब आंखों में आंसू लेकर कहती कि बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तो मैं सब कुछ भूल जाता। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि खतीजा भी छोटी है, नादान है और शहर की जिंदगी में कैसे खुद को संभालेगी, मगर माँ के चेहरे पे इतनी कमजोरी और दर्द देख के मैं कुछ बोल ना सका। इसी कमजोर सांसों में उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि जल्दी निकाह करवा दो, कहीं देर ना हो जाए। मैं वहीं बैठा सब कुछ देख रहा था। एक मौलवी को बुलाया गया, गवाह आए और मेरी माँ के बिस्तर के पास ही निकाह हो गया। मैंने दिल पे पत्थर रख के हाँ कर दी। जब निकाह मुकम्मल हुआ तो माँ ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा जैसे उन्हें सुकून मिल गया हो और वो बेहोश हो गई। जब मैंने खतीजा को देखा तो हैरान रह गया। मैंने उसे कई साल बाद देखा था और अब वो बड़ी हो गई थी। चेहरे पे सादगी थी, लेकिन आंखों में एक मासूम शर्म थी। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर मैं अंदर से उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि खूबसूरती से जिंदगी नहीं चलती। ये लड़की कैसे शहर के तौर तरीके समझेगी, वो तो गांव के माहौल में पली बड़ी है। मैं शहर की आजाद फिजा में रहने वाला इंसान हूँ, मुझे ये सब कबूल करने में वक्त लगेगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि निकाह हो चुका था। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, जैसे उन्हें मेरी मर्जी की कोई परवाह ही ना हो। माँ के बिस्तर के पास बैठकर मैं खामोशी से ये सब बर्दाश्त करता रहा। सबने कहा कि 2 दिन बाद वलीमा रखेंगे। मैंने कहा कि माँ बिस्तर पे पड़ी है, तुम लोगों को वलीमे की क्या पड़ी है, मगर उनके लिए रस्म ज्यादा जरूरी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करना जरूरी है ताकि सबको पता चलेगा कि सलमान की शादी हो गई है। रात हो चुकी थी। खदीजा मेरे कमरे में थी और मैं बाहर बैठा था। दिल में अजीब सा बोझ था। मुझे जाना नहीं था। मैं सोच रहा था कि शायद ये रात ऐसे ही गुजर जाए, माँ की तबीयत ठीक हो जाए और मैं किसी बहाने वापस शहर चला जाऊं। लेकिन अंदर से एक एहसास मुझे परेशान कर रहा था कि अब मेरा रास्ता बदल चुका है। मैं चाह कर भी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकूंगा। खदीजा मेरा इंतजार कर रही थी और मैं अपने दिल से लड़ रहा था कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब आगे क्या होगा। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तू इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल है जो आजकल के जमाने में भी बैठ के रो रहा है। बल्कि मर्दों को तो अल्लाह ने इतनी सहूलियात दी हैं, मर्दों को तो रोना ही नहीं चाहिए। क्या हमारी जबरदस्ती शादी हो गई? मैंने कहा कि तेरा दिमाग ठीक है। वो कहने लगा कि शादी हो गई तो क्या हो गया, फिर शादी हुई है, उसके साथ 2-3 हफ्ते एंजॉय कर,
तेरी अपनी बीवी है, इसके बाद इस गांव में छोड़ माँ बाप की खिदमत के लिए खुद शहर में आ जा और शहर में आके दूसरी लड़की से शादी कर ले, उसको गांव में रख, तेरी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और अगर बीच में किसी को पता चल भी गया तो क्या ही हो जाएगा, इतनी आसानी से कोई लड़की तलाक नहीं लेती। मैंने सोचा कि बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है, मुझे तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मेरी जबरदस्ती शादी हो गई तो क्या हो गया, मैं तो ऐसे परेशान हो रहा हूँ जैसे मैं कोई लड़की हूँ। मैंने फोन बंद किया और देर तक सोचता रहा कि मैंने क्यों इतनी बड़ी बात दिल पे ले ली है। अगर ये शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है तो मैं इसे अपने हक में भी तो बदल सकता हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, चलो जाता हूँ अपने कमरे में। लेकिन मेरे कमरे की तरफ जाना कौन सा आसान था। रास्ते में इतने सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे जिन्होंने अंदर रौनक भी लगा रखी थी। हंसी मजाक और बातों की आवाजें आ रही थी। मैंने दिल में कहा कि मेरा अपना कमरा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा। बाहर बैठा रहूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कैसा दूल्हा है जो अपनी बीवी के पास नहीं गया। मैं हिम्मत करके अंदर गया तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। मेरी शादी का जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि शादी वैसे तो धूमधाम से हुई नहीं थी, लेकिन रिश्तेदार वलीमे के लिए अभी से ही आ गए थे और बीच में ढोलक रख के हल्का फुल्का माहौल बना के बैठे थे। हंसी के कह के गूंज रहे थे और दरमियान में एक लम्हे के लिए मेरी आंखें जैसे रुक गई। मैंने देखा कि मेरी माँ भी डांस कर रही थी, वही माँ जो चंद घंटे पहले बिस्तर पे पड़ी थी, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और डॉक्टर के मुताबिक चंद दिन की मेहमान थी। मैं हैरान होकर आगे बढ़ा और कहा कि ये क्या हो गया है अम्मी, आपकी तबीयत खराब थी। माँ ने हंसते हुए कहा कि तेरी शादी का सुन के मैं ठीक हो गई हूँ बेटा, और फिर मुझे देख के कुर्सी पे बैठ गई और कहने लगी पानी पिलाओ। मैं हैरत से खड़ा रहा, दिल में एक चुभन सी हुई। मैं समझ गया कि ये सब उनकी कारस्तानी थी। उन्होंने झूठ बोल के जानबूझकर मेरी शादी करवाई है। ये कोई बीमार नहीं थी, लेकिन अब माँ थी तो क्या बोल सकता था। उनके चेहरे पे खुशी थी और मेरी जुबान पे खामोशी। मैंने दिल में कहा कि ठीक है, जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैं भी दूसरी लड़की से शादी कर लूंगा और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगा। मैंने माँ की तरफ देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी जैसे उन्हें अपने मकसद में कामयाबी का इत्मीनान हो। उन्होंने कहा जा बेटा कमरे में चला जा, और ये कहकर मुझे एक सोने की अंगूठी दी और बोली कि ये अपनी बीवी को दे देना, खुश हो जाएगी। मैंने अंगूठी हाथ में ली और दिल ही दिल में सोचा क्या मेरे लिए ये शादी बस एक रस्म रह गई है, एक ऐसा वादा जिसका कोई मतलब नहीं। मैंने सोच लिया कि 2 हफ्ते यहाँ गुजार कर मैं शहर वापस चला जाऊंगा और फिर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक शुरू करूंगा। मैं कमरे में गया तो मुझे देखकर मेरी बीवी घूंघट निकाल कर बैठ गई, लेकिन जब मैं उसके सामने बैठा तो बिस्तर पर मुझे किसी चीज का शॉपर नजर आया। मैंने देखा तो वो चॉकलेट का शॉपर था। मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा कि घर चॉकलेट तुम खा रही थी? वो शर्माते हुए बोली हाँ, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा ली। मैंने दिल में सोचा कि ये चॉकलेट खाने वाली कम उम्र नादान लड़की मुझे क्यों मिल गई, वो तो अभी बच्ची ही लग रही थी। मैंने अपने आप से कहा कि ये तो शहर की जिंदगी के काबिल ही नहीं है। फिर मैंने हल्के से लहजे में कहा कि अब क्या मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा? उसने नजरें नीचे करके जवाब दिया ठीक है। मैंने आहिस्ता से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया तो मेरी नजरें एक लम्हे के लिए ठहर गई। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें शर्म और डर दोनों का रंग था। मैंने जेब से माँ की दी हुई सोने की अंगूठी निकाली और उसे मुंह दिखाई के तौर पर दे दी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो खुश हो गई, लेकिन उसके बाद वो मेरी शक्ल देखने लगी जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैं खामोश बैठा था, वो भी चुप थी। कुछ देर बाद मैंने कहा तुम्हें पता है मियाँ बीवी शादी की रात क्या करते हैं? वो सादा लहजे में बोली हाँ, आपने मेरा घूंघट उठाया, मुंह दिखाई का तोहफा दिया, अब आप सो जाएं। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा तुम मजाक कर रही हो, आजकल कोई इतना भी कम उम्र और बेवकूफ नहीं होता जितनी तुम लग रही हो। तुम्हारी शादी हो रही थी तो क्या किसी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? वो बोली कि कोई था ही नहीं बताने वाला, तो फिर कौन बताता? मैंने कहा वैसे तुम्हें बताना क्या था? वो एक लम्हे को चुप हो गई, फिर हल्के से बोली हेलो जी, और कुछ सोच कर बोली कि हाँ, एक और काम है जो मियाँ बीवी दोनों मिलकर करते हैं। मैंने दिलचस्पी से पूछा कौन सा काम? किसने बताया? वो बोली मुझे मेरी एक कज़न ने बताया।
मैंने कहा अच्छा क्या बताया? तो वो बोली मियाँ बीवी मिलकर दूध पीते हैं और फिर सो जाते हैं। देखें दूध का गिलास भी पड़ा है, आधा आप पी लें आधा मैं पी लूंगी। मैं अंदर से हंस भी रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की वाकई बहुत मासूम है, इसे कुछ पता ही नहीं। मैंने सोचा कि अब जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूंगा। मैंने आहिस्ता से झुककर उसके कान में वो बात कही जो मैंने सोच रखी थी। वो बात जैसे किसी और से सुननी चाहिए थी, लेकिन मैंने खुद बता दी। वो एकदम हैरान रह गई। उसके चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसकी आंखें खुल गई जैसे वो मेरी बात समझ ही ना सकी हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो पीछे हट गई। उसके लब कांप रहे थे और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर से शादी वाले गानों की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल एकदम संजीदा हो चुका था। वो कपकपा रही थी। मैंने कहा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मगर वो बार बार कह रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की मगर उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। वो रोने लगी, उसके आंसू गालों पर बहने लगे। मैंने उसे थोड़ा दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ तारी था। अभी रात का कुछ ही हिस्सा गुजरा था। सुबह होने में वक्त था कि अचानक घर में मौजूदा औरतों ने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। जोर जोर से आवाजें आने लगी, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। क्या हो गया? मैं हैरान रह गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग क्यों चीख रहे हैं। खतीजा जोर जोर से चीख रही थी। उसकी आवाज बाहर तक जा रही थी, जैसे किसी ने उसे बहुत डरा दिया हो या उसे कोई तकलीफ हो। मैं गुस्से से उठा, दरवाजा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। उनके साथ कई औरतें थी। वो बोली कि पागल हो गया है क्या? इस लड़की की आवाज से क्यों बाहर तक आ रही है? मैंने कहा मुझे क्या पता, आपने इससे मेरे मत्थे लगाया है। माँ ने सख्त नजरों से मुझे देखा और बोली कि अंदर जाके देखूं क्या हुआ है। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की तो मंजर ऐसा था कि ना सिर्फ मैं बल्कि वो सारी औरतें भी हैरान रह गई थी। खतीजा बिस्तर पर गिरी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो हिल भी नहीं पा रही थी और उसके कपड़ों पर कुछ अजीब से निशानात थे। मैं आगे बढ़ा मगर वो बेहोश थी। सब औरतें एक साथ चीखने लगी। माँ ने जल्दी से कहा कि गाड़ी निकालो, इसे फौरन अस्पताल ले जाना है। सब ने घबराहट में दौड़ शुरू कर दी। कोई पानी ला रहा था, कोई खतीजा का हाथ पकड़कर उसके मुंह पर फूंक मार रहा था। और कुछ लम्हे बाद गाड़ी बाहर निकाली गई ताकि खतीजा को अस्पताल पहुंचाया जाए। बस उसके बाद क्या होना था वही रुसवाई और बेइज्जती जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी बीवी दुल्हन के कपड़ों में जब अस्पताल पहुंची, वो भी ऐसी हालत में, तो वहां मौजूदा हर शख्स की नजरें हम पर जम गई। लोग सरगोशियां करने लगे। कोई हंस के बात करता तो कोई अफसोस के अंदाज में सर हिला देता। हर एक के चेहरे पर सवाल था और सबसे ज्यादा बुरा मुझे ही समझा जा रहा था, जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। डॉक्टर ने भी बातें सुनाई। कहने लगा कि लड़की की उम्र कम है, तुम्हें ख्याल नहीं आया। नर्सों की नजरें भी अजीब सी थी, जैसे वो अंदर से मुझे मुजरिम समझ रही हो। वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहकर हंस भी रही थी। मैं जमीन में घटता जा रहा था। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझ पे ये सब इल्जाम लगा रहे हैं। खतीजा की हालत वाकई खराब थी। डॉक्टर ने कहा कि खून काफी बह गया है, टांके लगाने पड़ेंगे। ये सुनकर तो सबके रंग उड़ गए। माँ भी घबरा गई और बाकी रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे कि ये आखिर हो क्या गया है। मैं खामोश खड़ा था। माँ मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे सारा इंसान मुझ पे ही आता हो। मैंने कहा कि अगर ऐसा था तो इससे बताना चाहिए था। ये चुप क्यों रही? उसने कुछ कहा क्यों नहीं? माँ बोली कि वो तुमसे डर गई होगी। तुमने अपनी उम्र देखी है, इसकी उम्र देखी है, तुम्हें ख्याल नहीं आया कि वो बच्ची है। मैं हैरान रह गया कि माँ अब खुद अपने किए से मुकर रही है और मुझ पे इल्जाम डाल रही है। माँ की बात सुनते ही बाकी रिश्तेदार भी मेरे खिलाफ हो गए। सब कहने लगे कि सलमान को शर्म आनी चाहिए, इतनी कम उम्र लड़की के साथ ऐसा सलूक कोई करता है। मैंने सफाई देने की कोशिश की मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे बाबा चुप थे, वो एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे थे। उनकी खामोशी मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफदा थी। मैं जानता था कि वो मुझ पर यकीन रखते हैं, मगर उनकी खामोशी भी जैसे मेरे खिलाफ गवाही दे रही थी। अस्पताल के कमरे में माहौल बहुत भारी था। डॉक्टर ने जब बताया कि खतीजा को अभी 2 दिन यहाँ रखना पड़ेगा तो सबके चेहरे उतर गए। रात हम सब अस्पताल में ही रहे। किसी को नींद नहीं आई। अगले दिन शाम को खतीजा को छुट्टी मिली, मगर डॉक्टर ने कहा कि बहुत ख्याल रखना है और इसके खावंद से कहें कि वो कुछ दिन इससे दूर रहे। ये सुनकर सब ने एक दूसरे को देखा और खामोश हो गए। जब हम घर वापस आए तो सब थके हुए थे। खतीजा को कमरे में लिटा दिया गया। माँ उसके पास बैठ गई। मैं बैठक में जाकर बैठ गया। मुझे लगा कि अब बाबा आएंगे
और मेरी सख्त क्लास लगाएंगे। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने सोच लिया था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं सच बता दूंगा। क्या असल कसूर किसका है? थोड़ी देर बाद बाबा आए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि उदासी थी। वो आकर मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने माँ को भी वहां बुलाया। माँ आकर आहिस्ता से बैठ गई। बाबा ने गहरी सांस ली और कहने लगे, सलमान, मैं चाहता हूँ कि तुम पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सच नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हें हैरान कर देगी। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। वो बोले कि तुम्हारी माँ ने बीमारी का नाटक किया ताकि तुम्हारी शादी करवा सके। मैं इसे रोकता रहा। मैंने कहा कि अगर बेटे को पता चल गया तो वो सारी जिंदगी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन ये नहीं मानी। ये बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसे कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हुआ था और चक्कर आए थे। और वहीं से इसको ख्याल आया कि ये मौका अच्छा है। उसने सारा तमाशा खुद लगवाया। मैं हैरत से उन्हें देखता रहा। मेरे दिल में जैसे आग सी लग गई। बाबा बोले कि ये जो तुम्हें कह रही थी कि तुम्हें अकल करनी चाहिए, सबसे पहले तो इसे खुद अकल करनी चाहिए थी। 30 साल के मर्द के साथ आधी उम्र की लड़की की शादी करवा रही है, तो ये होना ही था। माँ के चेहरा झुक गया। बाबा बोले कि माँ को अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी, इसलिए उसने उसके बेटी का रिश्ता तेरे लिए मांग लिया था और किसी की नहीं सुनी। मैं खामोश बैठा था। मेरी आंखों के सामने वो तमाम मंजर घूमने लगे। जब माँ ने बीमारी का बहाना किया, जब निकाह के वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, जब मैंने समझा कि वो मरने वाली है। अब माँ अब मेरे सामने वाकई शर्मिंदा हो चुकी थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो मेरी माँ थी। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता था। बाबा ने मगर उनसे खूब बात की। उन्होंने कहा कि अब अपनी बहू के दिल में जो बदगुमानी पैदा हो चुकी है वो तुमने ही निकालनी है। इसे खुद बताओ कि सलमान के इस सब में कोई कसूर नहीं था। अगर ये तुम्हारे बनाए हुए फैसले ना होते तो आज ये सब कभी ना होता। माँ ने आहिस्ता से सर हिलाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा उठ के बाहर चले गए और मैं खामोशी से बैठा सोचता रहा कि एक माँ की जिद ने न सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि एक मासूम लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ और मैं वहीं पे रहूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरी नौकरी वहाँ है और मैं छुट्टियां नहीं कर सकता। बाकी आपने जो कुछ भी किया भी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे संभालती हैं। मैं तो इस लड़की के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में। मैं बिना खतीजा से मिले वापस शहर चला गया और मेरे अंदर एक अजीब सा बोझ था जो दिन रात मेरे सीने पे बैठा रहता था। मैंने कोशिश की कि खुद को काम में मसरूफ रखूं ताकि दिमाग इधर उधर ना भटके, लेकिन हर बार खतीजा की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। वो पहली रात जो चीखे, वो सब कुछ जो हुआ था उस समय भूल नहीं पाया था। मैंने अपने बाबा से सिर्फ फोन पे 2-3 बार बात की, वो भी बस खैरियत पूछने तक महदूद थी। उनके लहजे में वो गर्मजोशी नहीं रही थी जो पहले थी, जैसे उन्हें मुझ पर अफसोस हो या शायद शर्मिंदगी हो, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने भी उनसे ज़्यादा बात नहीं की। वो लोग फ़ोन करते तो मैं कोई बहाना बना देता कि मैं मसरूफ़ हूँ या मीटिंग में हूँ। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। मेरे दोस्त की बात मेरे दिमाग में रह गई। पढ़ाओ और मासी को भूल जाओ। इसी जगह जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ एक लड़की सोनिया काम करती थी। वो बहुत खुश मिजाज थी और उसकी बातों में एक कशिश थी। उसका हंसना बोलना मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं उससे बातें करने लगा और कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे के करीब आ गए। मुझे लगा शायद मैं फिर से अपनी जिंदगी में नया मोड़ दे सकता हूँ। मैंने सोचा कि अगर किस्मत ने एक बार साथ नहीं दिया तो शायद दूसरी बार दे दे। कुछ महीने बाद मैंने सोनिया से शादी कर ली। जब मैंने शादी की खबर बाबा को दी तो वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बस इतना कहा कि बेटे, जब किसी के साथ धोखा करोगे तो अंजाम यही होता है। तुमने भी तो खतीजा के साथ वही किया जो तुम्हें अब मिला है। ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन मैंने खुद को मुतमईन कर लिया कि कसूर मेरा नहीं था बल्कि माँ का था, जिन्होंने झूठ बोलकर सब कुछ बिगाड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि वो मरने वाली है, लेकिन उनके साथ तो कुछ भी नहीं था। बस एक खेल खेला गया और मैं इस खेल का मोहरा बना। शादी के बाद शुरू के 7-8 महीने बहुत अच्छे गुजरे। सोनिया बहुत प्यार से रहती थी। हम दोनों हर छुट्टी पे बाहर जाते, खाना खाते, हंसते खेलते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। हम दोनों की नौकरियां थी और घर का कोई काम नहीं हो पाता था। मैं उससे कहता था कि घर के काम कर लिया करो तो वो साफ इनकार कर देती कि मैं नुकरानी नहीं हूँ, अगर ज़रूरत है तो नुकरानी रख लो। मैं कहता था कि नुकरानी रखने के पैसे मेरे पास नहीं हैं,
तो वो कहती कि फिर तुम्हें ज़रूरत है, मुझे नहीं। यही बातें झगड़ों में बदल गई। हम दोनों के बीच तलखी बढ़ती गई। ऐसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ इन इब्तदाई महीनों तक ही महदूद थी। अब वो सब खत्म हो चुका था। एक वक्त आया कि हम एक दूसरे के बात सुनना भी गवारा नहीं करते थे। अगर बात करते तो झगड़ा हो जाता। घर का सुकून खत्म हो चुका था और दिल में वह एहसास भी नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। मैंने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने तो और जख्म और गहरे कर दिए। कभी कभी मैं खुद से पूछता था कि क्या वाकई ये मेरी किस्मत है कि हर रिश्ता मेरे हाथ से यूं छूट जाता है। खदीजा का ख्याल मेरे दिल में अब भी कहीं ना कहीं जिंदा था, लेकिन मैंने कभी उसका हाल नहीं पूछा। बाबा से जब कभी बात हो तो बस इतना पूछ लेता कि वो कैसी है, तो वो कहते कि वो ठीक है, अपने काम में लगी रहती है और तुम्हारी माँ और मेरा ख्याल रखती है। वो कभी तुम्हारा जिक्र नहीं करती। ये सुनकर मेरे दिल में एक चुभन होती, जैसे उसकी खामोशी मेरे लिए सजा बन गई हो। सोनिया के साथ मेरी शादी को 3 साल गुजर चुके थे और अब ऐसा लगता था कि हम दोनों का ही दम घुट रहा है। हम एक ही घर में रहते हुए भी दो अजनबी बन चुके थे। ना कोई प्यार, ना एहसास, ना बातचीत, बस खामोशी थी जो हर कोने में गूंजती थी। एक दिन मैंने सोनिया के फोन में किसी और का नंबर देखा तो दिल जैसे रुक सा गया। मैंने फोन उठाया और देखा कि वो उस लड़के से बात कर रही थी। बातें ऐसी थी जो सिर्फ तब की जाती हैं जब रिश्ता हद से आगे बढ़ चुका हो। मैंने फोन बंद किया और सोनिया के सामने जाकर कहा कि यह सब क्या है? क्या तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा कि बेवफाई नहीं करी, मैं बस अपने लिए बेहतर रास्ता ढूंढ रही थी और अब मुझे वो रास्ता मिल गया है। मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि उस लड़के का नाम जब्बार है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो बेहतर होगा। हम दोनों समझदार लोग हैं, हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल था। मैं जानता था कि हमारे दरमियान झगड़े बढ़ चुके थे, हम एक दूसरे के साथ रहने के काबिल नहीं रहे थे, लेकिन उसके मुंह से यह सुनकर वो किसी और के साथ जा रही है, दिल जैसे टुकड़ों में बट गया हो। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो? तो वो हंसी और बोली कि धोखा नहीं दिया, तो मैं सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की है। तुम खुद सोचो, हम कब खुश थे, मैं कब हंसती थी, कब तुम्हारे साथ एक पल सुकून से गुजारा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा कि तुम्हारे साथ तो कोई लड़की भी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि तुम एक देहाती सोच के इंसान हो। तुम्हें वही लड़की चाहिए जो तुम्हारे जूते सीधे करे, जो तुम्हारे लिए चूल्हा जलाए, झाड़ू लेकर पूरा दिन हाथ में घूमे। तुम्हें गांव की औरत चाहिए, शहर की नहीं। तुम ये वहम पाले बैठे थे कि तुम शहर की औरत को संभाल सकते हो, लेकिन तुमसे नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि तुम वापस अपनी पहली बीवी के पास चले जाओ। वो भी जवान हो चुकी होगी। उसकी ये बात मेरे दिल में जहर की तरह उतरी। मुझे लगा जैसे वो मेरी मर्दानगी का मजाक उड़ा रही हो। मैंने गुस्से में आकर वहीं खड़े खड़े कहा कि ठीक है सोनिया, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुम आजाद हो, तलाक तुम्हें दे दी। वो जैसे सी लम्हे के इंतजार में थी, ना उसने रोका ना रोई, बल्कि चेहरे पे एक अजीब सा इत्मीनान था। वो बोली चलो अच्छा है, मामला जल्दी खत्म हो गया। मैं वाकई हैरान रह गया था, क्योंकि मैंने सोचा था वो रोएगी, मिन्नत करेगी या कुछ तो कहेगी, लेकिन उसने ऐसी बात की जैसे उसे खुशी हो। 2 दिन के अंदर अंदर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरे फ्लैट से चली गई। मैं वहां अकेला रह गया और रातों को जागता रहा। उसके अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहे कि तुम गांव की लड़की के काबिल हो, तुम्हें वही औरत चाहिए जो तुम्हारा घर संभाल सके, तुम्हारे जूते सीधे करे। मैंने पहले उन अल्फाज पे गुस्सा किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सोचा तो महसूस किया कि शायद वो ठीक कह गई थी। मैं खुद एक देहाती माहौल में पला बड़ा था। मैं सादा जिंदगी का आदी था। ना बड़े शहर के अंदाज मुझ पे जचते थे, ना ऐसी औरत जो खुद को मुझसे बेहतर समझे। मुझे एहसास होने लगा कि मुझे वाकई एक ऐसी औरत चाहिए थी जो मेरे साथ जिंदगी गुजारने का हौसला रखती हो, जो घर बसाए, ना कि हर वक्त मुकाबला करे। मैंने दिल में सोचा कि अगर मैंने खदीजा के साथ इंसाफ किया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या खदीजा मुझे कबूल करेगी, जिससे मैंने 4 साल से पूछा तक नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं गांव जाऊंगा और सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। मैं अपने घर पहुंचा तो बाबा और माँ दोनों बहुत खुश हुए। मुझे देखकर उनकी आंखों में चमक थी। माँ के चेहरे पे अब भी शर्मिंदगी की लकीरें थी, जैसे उनके दिल में अब भी पछतावा हो।
میں نے آگے بڑھ کر ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں، اب کچھ نہیں سوچتا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری دوسری شادی بھی ختم ہو گئی ہے، سونیا نے مجھے چھوڑ دیا اور میں نے اسے طلاق دے دی۔ ماں نے میری بات سنی اور چپ رہی، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بابا نے آہستہ سے کہا، بیٹے ختیجہ کمرے میں ہے، تجھے آتا دیکھ کر وہ اندر چلی گئی ہے، شاید وہ نہیں جانتی کہ کیا رد عمل دینا چاہیے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بابا، میں جانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اب میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو بھی ہوگا برداشت کر لوں گا۔ بابا نے سر ہلایا اور کہا، اچھا بیٹا اس سے جا کر بات کر، شاید اب بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں کمرے میں گیا تو ختیجہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے قدم آہستہ آہستہ رکھے، دل جیسے سینے میں دھڑک نہیں رہا تھا، بلکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ مجھ سے ناراض، اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، جیسے وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تھوڑا اور قریب گیا اور دھیرے سے کہا، ختیجہ مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں، میں نے 4 سال کسی اور عورت کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے تمہیں بھلا دیا، تمہارا حق چھین لیا، میں اپنی کمزوریوں کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، لیکن آج تو میں یہی کہنے آیا ہوں کہ یا تو تم مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزار لو، یا پھر میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تمہیں میرے نام پہ بیٹھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا، وہ بدل چکی تھی، اس کے چہرے پہ وہ معصومیت نہیں بلکہ گہری سنجیدگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پہ ایک نرمی تھی جسے برسوں کا صبر اور انتظار ایک لمحے میں ظاہر ہو گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، ایک مکمل عورت، ایک مکمل بیوی کی طرح۔ اس کے لمبے بال کندھوں پہ بکھرے تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو دکھ اور پیار دونوں سے بھری تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور دل میں ایک ہی خیال آیا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں نے اس کا انتظار، اس کی تنہائی، اس کا دکھ کچھ بھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا، ختیجہ تم 4 سال میرا انتظار کیوں کرتی رہی؟ تم نے تو کہہ دیا ہوتا کہ میں لوٹ کے نہ آؤں۔ تو وہ آہستہ سے بولی کہ 4 سال اس لیے انتظار کیا کہ شاید ایک دن تمہیں احساس ہو جائے، تم واپس اور یہ کہنے کے لیے آؤ کہ ختیجہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو تم سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہو۔ تو وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، آپ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اب بھی آپ اتنے سیدھے ہیں۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا مگر اس کے اندر ایک عجیب سا پیار چھپا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے ڈانٹ کر بھی میرے قریب لانا چاہتی ہو۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے بال ہوا میں ہل رہے تھے، چہرے پر ہلکی سی لالی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسو میں ایک چمک تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، ختیجہ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی رہی اور بولی کہ اگر میں نے معاف نہ کیا ہوتا تو یہاں کیوں بیٹھی ہوتی؟ میں تو بس آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے جواب پر حیران بھی ہوا اور خوش بھی، کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ میرے لیے اتنا صبر کرے گی۔ وہ مسکرائی اور بولی، اچھا وہ چڑیل آپ کی زندگی سے چلی گئی؟ میں اس کی لہجے میں موجودہ شرارت سن کر ہنسنے لگا، وہ بھی ہنسنے لگی۔ وہ لمحہ جیسے برسوں کے بعد ہماری زندگی میں روشنی لے آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اس نے بھی اپنا وجود میرے حوالے کر دیا، جیسے برسوں کا فاصلہ لمحوں میں مٹ گیا ہو۔ میں نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، ختیجہ میں نے تمہاری زندگی کے 4 سال ضائع کیے ہیں۔ اس نے آہستہ سے میرا چہرہ تھام کر کہا، نہیں آپ نے میرے سال ضائع نہیں کیے، میں نے آپ کا انتظار کیا اور اس انتظار کے بدلے مجھے آپ ملے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، نہیں ختیجہ اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور اس دن کے بعد ہماری زندگی خوشیوں سے بھر گئی، جیسے صبر اور محبت نے اپنا حوصلہ خود ہمیں دے دیا ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی تھا۔ ایک پرخلوص عورت میرے انتظار میں بیٹھی رہی، ورنہ اسے اس رشتے سے نکل جانے کا پورا حق تھا اور اس کے پاس وجہ بھی تھی اور وہ جا سکتی تھی، لیکن اس کی تربیت اچھے ماں باپ نے کی تھی، اس لیے میری زندگی کو اس نے خوشیوں سے بھر دیا۔